अध्याय 9 शिलालेख तकनीक। सच तो ये था कि उस समय लिन मिंग ने एक शिलालेख विशेषज्ञ बनने का मार्ग छोड़ने के बारे में सोचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए दृढ़ इच्छा रखता था, और शिलालेख विशेषज्ञ बनने की सीढ़ियां अथाह रूप से कठिन थीं। किसी को स्वयं मूर्खतापूर्ण काम करना था, और कम समय में मोटे और व्यापक विषयों को समझने में सक्षम होना था। आध्यात्मिक उपभोग की दृष्टि से भी यह बहुत गंभीर और कठिन था। लिन मिंग के पास एक ही समय में मार्शल पथ और शिलालेख दोनों को आगे बढ़ाने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन अब चीजें बदल गई थीं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। शारीरिक परिवर्तन के लिए अच्छी दवा जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल बेहतर दवा थी। वह अभी जो उपयोग कर रहा था वह केवल बजट सामान था। दुनिया में ऐसी दवा थी जो सीधे तौर पर खेती के स्तर को बढ़ाने में सक्षम थी, और यहां तक कि बाधाओं को दूर करने में भी सहायता करती थी। इस प्रकार की दवा के लिए कीमत निश्चित रूप से बहुत महंगी थी। इतना ही नहीं, बल्कि हथियार, कवच, युद्ध कौशल, इन सभी के लिए धन की आवश्यकता थी। लिन मिंग के लिए उसने जो 1000 टन सोना जीता था वह बहुत ही कम था। यह उसे पल्स कंडेंसेशन अवधि में प्रवेश करने में मदद करने के लिए अपर्याप्त था। यदि वह पैसा कमाना चाहता है तो उसे एक शिलालेख मास्टर बनने की आवश्यकता होगी। लिन मिंग ने तुरंत एक कमरा किराए पर लेने का फैसला किया और आत्मा के टुकड़े से बची हुई यादों को जोड़ना शुरू कर दिया। इन यादों में उस छोटी सी आत्मा के टुकड़े का बड़ा हिस्सा शामिल था, और वे बहुत अस्पष्ट और समझने में भी मुश्किल थे। लिन मिंग के लिए इस सम्मेलन में कई घंटे लग गए। लिन जियाओडोंग को व्यापार मेले में घूमने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। यह कल्पना करना कठिन था कि उसका मित्र अप्रत्याशित रूप से खेती करने के लिए इस तरह आया था। यह समर्पण कम से कम प्रशंसा और समर्थन के लायक था। वह वास्तव में एक मार्शल नट जॉब था। दोपहर में लिन मिंग ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसके सिर में तेज दर्द था, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान बिखरी हुई थी। उसकी आंखें खुशी के जंगली रंग से उज्ज्वल और चौड़ी थीं। देवताओं के क्षेत्र से उत्पन्न शिलालेख तकनीक अति उत्तम और पूरी तरह से गहन थी। वे कोई ऐसी चीज नहीं थे जिसके साथ निचले विमान तुलना करने की हिम्मत भी कर सकें। आत्मा के टुकड़े के भीतर पाई गई शिलालेख तकनीकें अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक थीं। वे उपकरण का स्तर बढ़ा सकते थे। वे दवाओं की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। साधना की गति को बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति शरीर को स्वयं भी उकेर सकता है। यह देवताओं के दायरे के असंख्य आयामों के भीतर अनगिनत सहस्राब्दियों के ज्ञान का योग था, और यह केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। निचले स्तरों में संभवतः कुछ समान तकनीकें रही होंगी, लेकिन निस्संदेह प्राचीन संप्रदायों के विनाश या ऐसे अन्य कारणों से समय बीतने के साथ उनमें से अधिकांश तकनीकें लुप्त हो गईं। स्काईस्पेल महाद्वीप की उत्कीर्णन शिलालेख तकनीक केवल उपकरण के स्तर को बढ़ा सकती है। इसके अलावा यहां तक कि यह केवल थोड़ी मात्रा में ही ऐसा कर सकता है। इसकी तुलना देवताओं की तकनीक से करना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करना है। लिन मिंग ने खुद को खड़ा किया। अचानक उस पर मतली की लहर दौड़ गई। उसके दिमाग के भीतर से भारी मात्रा में जानकारी उभरी। यह एक दर्द था जो एक निश्चित गुण के साथ आया था। उसने आत्मा के साथ घुलने मिलने में 3 घंटे बिताए थे, और अब तक केवल आधी जानकारी ही ग्रहण कर पाया था। लेकिन उसके मन में पहले से ही एक स्पष्ट योजना थी। सबसे पहले वह सामग्री खरीदेगा और नींव से ही अभ्यास शुरू करेगा। विशेष रूप से वह दवाओं और अन्य मिश्रित दवाओं के साथ साथ शरीर उत्कीर्णन विधि की प्रभावकारिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लिन मिंग अनंत संभावनाओं से खुश था। यह जानना होगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी गोलियां, औषधियां और जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो बेहद दुर्लभ और कीमती हैं। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, फिर भी आप उनकी तरह दवा खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। यदि चिकित्सा के लिए उत्कीर्ण शिलालेख लागू किए जाते, तो एक असंभव दुर्लभ दवा की ताकत 2 हो सकती थी। यह कैसी हास्यास्पद अवधारणा थी।
जहां तक भौतिक उत्कीर्णन शिलालेख का प्रश्न है, अभ्यास गति बढ़ाने के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। यह किसी की अपनी प्रतिभा को निखारने के बराबर था। यह वास्तव में स्वर्ग को मात देने वाली तकनीक थी। हालांकि उन कीमती सामग्रियों के बारे में सोचते हुए जिन्हें उसे खरीदना होगा, लिन मिंग ने हाल की घटनाओं को याद करते हुए एक जबरदस्त मुस्कान दी। वह 800 टन से अधिक सोना प्राप्त करने में सफल रहा था। उसे इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। स्काई विंड घास का रस, रैंक 3 उजाड़ जानवरों का खून, लंबी पूंछ वाले सिकास का पिघलाव, बर्फ से बंधा झींगा। लिंग मिंग ने इन सामग्रियों को उन्माद में खरीदा। वह केवल कुछ ही खोज पाया जो उसके दिमाग से मेल खाता था। शायद उन्हें याद आई अधिकांश सामग्रियां देवताओं के क्षेत्र से थीं। यदि ऐसा है तो स्काई स्पेल महाद्वीप में भी, स्काई फॉर्चून किंगडम में तो क्या यह संभव था कि ये सामग्रियां मौजूद नहीं थीं? चाहे बेहतर हो या बुरा, लिन मिंग ने शिलालेख पर पूरा ध्यान दिया था। उन्होंने कई प्रतीक पत्र खरीदे और अपनी शिलालेख तकनीक का अभ्यास करने के लिए वापस चले गए। यह वास्तव में धन जलाने वाला क्षेत्र था। वह इन शिलालेखों को उकेरने और कुछ को बेचने में अवश्य सफल होगा, अन्यथा उसके पास कोई और अनुवर्ती निधि नहीं होगी। जैसे ही लिन मिंग गणना कर रहे थे, लिन जियाओडोंग व्यापार मेले से वापस आ गए। लिन माइंड के सामने सामग्रियों का विशाल ढेर देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे पागल, तुमने क्या किया? लिन मिंग को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उन्होंने केवल सच्चाई से उत्तर दिया, मैं उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों का अध्ययन कर रहा हूं। पढ़ाई? कौन सी पढ़ाई? लिन जियाओडोंग ने फुसफुसाते हुए पूछा और उसकी आंखें अंडे के आकार तक फैल गईं। उसे अपने कानों पर लगभग विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों का अध्ययन, लिन मिंग ने फिर उत्तर दिया। आप ही उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं। पवित्र भाई, मेरे अपने भाई, क्या तुम आज सुबह बेवकूफ बन गए? 1000 टन से भी कम सोने के साथ आप शिलालेख तकनीक का अध्ययन करना चाहते हैं, और तुम्हें गुरु कहाँ मिलेगा? मैंने एक दुर्लभ और कीमती किताब खरीदी। लिन मिंग ने मेज की ओर इशारा किया। मोटे अक्षरों को पढ़ते हुए लिन जियाओडोंग की आंखें फिर से उभर आईं। शिलालेख तकनीक, शिलालेख के पथ पर आरंभ करना। लिन मिंग ने मुख्य रूप से स्काई स्पेल कॉन्टिनेंट की शिलालेख तकनीकों को समझने और आत्मा के टुकड़े से प्राप्त की गई तकनीकों के साथ उनकी तुलना करने के लिए पुस्तक खरीदी थी। जैसे ही लिन जियाओडोंग ने इस नॉकऑफ शिलालेख तकनीक, शिलालेख के पथ पर आरंभ करना, देखा, उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। वह अवाक रह गया। उसे तुरंत लिन मिंग के सामने शिलालेख स्वामी की महानता के बारे में शेखी बघारने का अफसोस होने लगा। पछतावा दिल दहला देने वाला था। वह फिर से सामग्रियों की ओर मुड़ा और लिन जियाओडोंग को लगा कि उसके दिल से फिर से खून बह रहा है। हालांकि वह जानना नहीं चाहता था, फिर भी उसने लिन मिंग की ओर देखा और पूछा, ये आपने इन सामग्रियों पर कितना खर्च किया? लिन मिंग ने असहायता से उत्तर दिया, लगभग 70 टन सोना। लिन जियाओडोंग ने आह भरी। वह 70 टन सोना स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसकी आवाज के स्वर से संकेत मिलता था कि लिन मिंग का काम खत्म नहीं हुआ था। निम्नलिखित शब्दों ने उसे लगभग निराशा के आवेश में गिरने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास 70 टेल शेष है। इस बिंदु पर लिन जियाओडोंग की दुनिया काली हो गई और वह फिसल कर फर्श पर गिर गया। ये युवा और सुंदर मास्टर, यह एक बहुत अच्छा शिलालेख प्रतीक पत्र है। यह प्रसिद्ध मास्टर बायहोग का उत्पाद है। यदि आप इसे किसी खजाने पर उपयोग करते हैं, तो ताकत और प्रतिष्ठा में न्यूनतम 20% की वृद्धि निश्चित है। व्यापार मेले के लेन देन हॉल में औपचारिक कपड़े पहने एक व्यक्ति बड़े कुलीन परिवारों के कुछ कनिष्ठों को सामान पेश करते समय मुस्कुराया। शिलालेख तैयार होने के बाद इसे प्रतीक कागज पर रखा गया और इसका उपयोग किया जा सका। किसी को केवल वांछित उपकरण को चिन्हित करने के लिए कमांड बोलना होता था।
यह बेहद सुविधाजनक था। ये लेन देन हॉल ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई आसानी से टहल सके। इसके लिए प्रवेश के लिए 50 स्वर्ण टन की आवश्यकता होती थी। औसत मार्शल कलाकार के लिए यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। उनके लिए आधे महीने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना पर्याप्त था। लिन मिंग ने शुल्क का भुगतान किया और प्रवेश किया। इस समय उनके भाग्य में कुल मिलाकर 75 टन सोना था। वह सावधानीपूर्वक और अत्यंत सावधानी के साथ लेन देन कक्ष में दाखिल हुआ। अगर वह गलती से किसी बोतल या बर्तन से टकरा जाए तो भले ही वह अपना शरीर किसी बूढ़ी कुलीन महिला को बेच दे, लेकिन वह इसे वहन नहीं कर पाएगा। लिन मिंग ये देखना चाहते थे कि शिलालेख स्वामी कैसे पैसा कमाते हैं, लेकिन यह वह मंजिल थी जहां शिलालेख उत्पाद बेचे जाते थे, इसलिए वह केवल यहां आने के लिए पैसे खर्च कर सकते थे। यह मास्टर बाइहोग का काम है, एक युवा रईस ने आगे बढ़ते हुए पूछा। वह स्पष्ट रूप से इस मास्टर के काम की प्रसिद्धि से आकर्षित थे। क्या आपके पास कोई सबूत है, क्लर्क? निश्चित रूप से युवा मास्टर, हमारे पास सबूत है कि मास्टर बाइहोग के अपने गुरु भी इसे स्वीकार करेंगे। युवा मास्टर, आश्वस्त रहें कि इस ट्रेडिंग हॉल में मौजूद सामान का अपना भविष्य ज्ञात है। यदि नहीं तो हम 10 गुना कीमत पर मुआवजा देंगे। हम कितना सोना? 1500 सोना टन। यदि आपके पास वीआईपी कार्ड है तो हम 10% की छूट भी दे सकते हैं। मम्मर, मुझे लगता है कि युवा रईस ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। भले ही वह स्पष्ट रूप से अमीर था, 1500 टन सोना कोई छोटी संख्या नहीं थी। ये कीमत सुनकर भले ही लिन मिंग तैयार थे, फिर भी वह चौंक गए। 1500 स्वर्ण टन, ये तो स्वर्ग से बरसने वाले सोने के सिक्के थे। लेकिन चूंकि वह खुद शिलालेख तकनीक सीख रहा था, तो इतनी जल्दी लाभ कमाना मुश्किल होगा। इस सुनहरी बारिश के बारे में सोचकर लिन मिंग उत्साहित हो गई। वह पहले से ही शिलालेख तकनीक सीखने के लिए अधीरता से भरा हुआ था। अध्याय 10। स्वर्गीय देवियां पवित्र भूमि में एकत्रित हुईं। हालांकि लिन मिंग आत्मा के टुकड़े की यादों के साथ जुड़ गए, लेकिन वह शिलालेख की कठिनाई पर प्रकाश नहीं डाल सके। अंतराल को भरने के लिए और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे अपने शरीर के भीतर आत्मा की यादों को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए शरीर और मन के आध्यात्मिक समन्वय का अभ्यास करना चाहिए। शिलालेख के लिए सामग्री उसकी मेहनत से कमाए गए सोने के बराबर थी। वह उनमें से एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं कर सका। इस समय लिन मिंग ने अपनी किसी भी कीमती सामग्री का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अभ्यास करने के लिए अपने शरीर के भीतर सच्चा सार इकट्ठा किया। उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार किया, और हर बार जब ऊर्जा आत्मा के टुकड़े की यादों के साथ तालमेल बिठाती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने उस भावना को अपने मन में उकेरा। यह एक बहुत ही थकाऊ और आध्यात्मिक रूप से कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन लिन मिंग के दिमाग में वह बार बार हजारों पन्नों को पलटते हुए देख सकता था, क्योंकि उसकी आत्मा और शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए और उसकी हरकतें सहज हो गईं। जिस आत्मिक बल की आवश्यकता थी वह अत्यधिक मांग वाला था। समय समय पर लिन मिंग थोड़ा आराम करते थे, और इस प्रक्रिया में वह उस खतरनाक नॉकऑफ जैसे मैनुअल को पढ़ते थे। शिलालेख तकनीक, शिलालेख के पथ पर कैसे आरंभ करें, और वह आराम महसूस करते थे। हालांकि मैनुअल उसे कुछ भी नहीं दे सका जो वह आत्मा के टुकड़े से नहीं जानता था। इसने उसे स्काई स्पिल कॉन्टिनेंट की उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों की अधिक ठोस और ठोस समझ दी। अभ्यास के पूरे दिन के अंत में लिन मिंग ने शिलालेख तकनीक, शिलालेख के पथ पर शुरुआत कैसे करें, मैनुअल को बंद कर दिया। मैनुअल में स्काई वम सिल्क जैसी किसी भी चीज का एक भी विवरण नहीं था। स्काई वम सिल्क लिन मिंग के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने व्यापार मेले में कई सामग्रियां देखी थीं, लेकिन यह नहीं देखी थी। हालांकि उन्हें जानकारी का एक अच्छा निशान मिल गया था। स्काई फॉर्चून किंगडम में स्काई वर्म्स थे, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर सितार तार बनाने के लिए किया जाता था। लिन मिंग वास्तव में आश्वस्त नहीं हो सके कि ये दोनों चीजें एक ही हैं।
भूमि और खेती की गुणवत्ता में अंतर के कारण देवताओं के दायरे में पहचानी जाने वाली सामग्री जरूरी नहीं कि एक ही हो, भले ही उनका नाम एक ही हो। देवताओं के दायरे में स्काई वम सिल्क स्काई स्पिल महाद्वीप की तुलना में पूरी तरह से अलग हो सकता है। लिन मिंग की पहचान नाम से नहीं, बल्कि रूप और गंध जैसे अन्य कारकों से हुई। यदि ये मेल खाते हैं तो संभवतः यह वही बात होगी, लेकिन लिन मिंग के दिमाग में उसके पास केवल देवताओं के दायरे के स्काई वम सिल्क की यादें हैं, और चूंकि उसने स्काई स्पिल कॉन्टिनेंट का संस्करण नहीं देखा है, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सका कि वे समान थे। लिन मिंग ने बहुत ध्यान से सोचा कि उसे स्काई वम सिल्क कहाँ मिल सकता है, और अंत में निष्कर्ष निकाला कि वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कुछ ढूंढने में सक्षम हो सकता है। अधिकांश मार्शल कलाकार तलवार, कभी कभी कृपाण या धनुष इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो अत्यंत दुर्लभ और कीमती हथियारों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सितार। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का 7 प्रोफाउंड नाम स्वाभाविक रूप से 7 प्रोफाउंड घाटियों से उत्पन्न हुआ है, लेकिन 7 प्रोफाउंड वैलीज का नाम भी 7 लोगों के एक गुट से आया है, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न हथियारों का उपयोग करता है। उनमें से एक महिला थी और उसका हथियार सितार था। इसलिए जिदर भी 7 गहरी घाटियों की एक विरासत है और पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक हस्तांतरित होती आ रही है। इस वजह से यह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक स्थापित विभाग है। लेकिन जिदर की कठिनाइयां इतनी अधिक हैं कि गिनना संभव नहीं है। आवश्यक प्रतिभा असहनीय रूप से अधिक थी, लेकिन उपयोगकर्ता के पास शांत और राजसी स्वभाव भी होना चाहिए। इन आवश्यकताओं के कारण 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का यह विभाग अधिक लोकप्रिय विभागों की तुलना में हमेशा अकेला रहा है। विशाल बहुमत, कम से कम 99% जो लोग यहां अध्ययन करने आए थे, वे महिलाएं थीं जो अपने चरित्र और वाद्यंत्र कौशल को विकसित करने के लिए आई थीं, और उन्हें न तो खूनी हत्या में रुचि थी और न ही मार्शल आर्ट के चरम अध्ययन में रुचि थी। लिन मिंग तुरंत निकल पड़े। उनका गंतव्य जिथर विभाग का सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष था, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से व्याख्यान दिया था। हर साल स्काई फॉर्चून किंगडम में स्थापित 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने 7 प्रोफाउंड वैलीज में प्रवेश के लिए शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं का चयन किया। शाही परिवार के अनुरोध पर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने गैर छात्रों को सार्वजनिक हॉल में प्रवेश करने की विशेष अनुमति दी, जहां वे व्याख्यान में भाग लेने में सक्षम थे। हालांकि सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष में प्रवेश करने के लिए एक विशेष पास कार्ड की आवश्यकता होती है, नहीं तो सब और उनके माता पिता और पालतू कुत्ते आ जाएंगे। इसलिए सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष को अनुमति प्राप्त लोगों के अलावा किसी के भी विरुद्ध जलरोधक बना दिया गया था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने प्रवेश के लिए नियम बनाए थे। किसी को कम से कम शारीरिक परिवर्तन का तीसरा चरण, अभिजात वर्ग का हिस्सा, या 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस या स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस का छात्र होना चाहिए। दूसरों को सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष में प्रवेश करने का विशेषाधिकार नहीं था। व्याख्यान वास्तव में लोकप्रिय थे और उच्च मांग में थे, लेकिन वास्तविक सामग्री अभी भी मुख्य शिष्यों के लिए आरक्षित थी। लिन मिंग के पास वर्तमान में जो पास कार्ड था, वह लिन जियाओडोंग से उधार लिया गया था। आखिरकार लिन परिवार बहुत बड़ा था, और मार्शल पथ पर खेती करने वाले कई कनिष्ठ और वरिष्ठ स्वाभाविक रूप से 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में थे। लिन जियाओडोंग के संपर्कों के साथ पास कार्ड प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे ही लिन मिंग पहली बार लिन जियाओडोंग से मिलने गए, जो चिल्लाए, भाई, मेरे अपने प्यारे भाई, क्या आप आखिरकार अपनी मूर्खता से ठीक हो गए हैं? लिन जियाओडोंग वास्तव में शिलालेखों के प्रति अपने भाई की कड़ी मेहनत और परिश्रम की प्रशंसा करता है। अपने दिल में उसे हमेशा विश्वास था कि उसका ये बड़ा भाई मार्शल कलाकारों की उच्चतम संभव सीमाओं तक पहुंचेगा और एक किंवदंती बन जाएगा, जिसे पूरे देश में जाना जाएगा। लेकिन उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकें कुछ ऐसी थीं जो केवल किसी के दृढ़ विश्वास के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रेरित थे,
आपको जन्मजात योग्यता की आवश्यकता थी। यदि लगभग 800 सोने के सिक्के खर्च करके कुछ सामग्री और इस सचमुच संदिग्ध मैनुअल शिलालेख तकनीक शिलालेख के पथ पर आरंभ करना कि एक प्रति खरीदकर एक शिलालेख विशेषज्ञ बनना वास्तव में संभव होता, तो शिलालेख विशेषज्ञ चारों ओर रेंग रहे होते, चींटियों की तरह। लिन जियाओडोंग की नज़र में लिन मिंग के लिए शिलालेख का अध्ययन करना एक कोरे सपने के अलावा कुछ नहीं था। न केवल वह अपना सारा पैसा खो देगा और भिखारी बन जाएगा, बल्कि वह बहुमूल्य समय भी बर्बाद करेगा। लेकिन लिन जियाओडोंग लिन मिंग का सच्चा भाई था, उसे मनाना संभव नहीं था। इसलिए लिन जियाओडोंग केवल असहाय होकर लिन मिंग को पास कार्ड उधार दे सका, क्योंकि उसने अपने विकल्पों पर विचार किया था। उसने फैसला किया कि वह एक शुभ समय ढूंढेगा और लिन मिंग को मेडिकल हॉल में लाएगा और एक प्रसिद्ध डॉक्टर ढूंढेगा। लिन मिंग के साथ और क्या गलत हो सकता है, सिवाय इसके कि उसका दिमाग खराब हो गया था और उसकी आत्मा परेशान हो गई थी। फिर लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस जिथे डिपार्टमेंट पब्लिक लेक्चर हॉल में पहुंचे। यह एक सुंदर इमारत थी जो 3 मंजिल ऊंची थी। व्याख्यान क्षेत्र विशाल था। हालांकि दयनीय और कभी कभी मोटे सिर वाले लिन मिंग को यह नहीं पता था कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का जिथे डिपार्टमेंट पब्लिक लेक्चर हॉल एक महिला शौचालय के बराबर था। यह एक सच्ची पवित्र भूमि थी जिसमें सभी मनुष्यों का स्पष्ट रूप से निषेध था। इसका कारण ये था कि जिदर विभाग की सभी छात्राएं मूलतः महिलाएं थीं। ये महिलाएं जो जिथेर के दाव का अध्ययन करना चाहती थीं, वे कुलीन परिवारों से थीं। अपने पूरे जीवन में वे धीरे धीरे संगीत की मधुर धुनों से प्रभावित हुए थे, और इस प्रकार उनकी उपस्थिति भी अतुलनीय थी। वे नारी जाति के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि कई कुलीन युवा स्वामियों के दिल परेशान हो गए और गंदे विचारों से ललचाए, और रात को सपने आए कि वे इन 2 सुंदरियों में से एक को हत्या लेंगे। ये युवा मास्टर्स पास कार्ड प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति पर भरोसा करते थे, और इस प्रकार वे अपने काले और स्पष्ट रूप से गंदे इरादों के साथ लड़कियों की जासूसी करने के लिए जित विभाग में बार बार आ सकते थे। वे व्याख्यान के लिए नहीं आए थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी निगाहें महिला विद्यार्थियों के उभारों पर केंद्रित की, विशेषकर उनकी आकर्षक जांघों और गोल छाती वाली महिलाओं पर। व्याख्यान खत्म होने के बाद भी वे उनके पीछे पीछे चलते थे और उनके पास ही खाना खाते थे, और जब महिलाएं खरीदारी करने जाती थीं तो उन्हें परेशान करते थे। आखिरकार जिदर विभाग की सुंदरियां अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच गईं। वे यहां सिथेर का दाव सीखने आए थे, और उन्हें एक शांत दिल और शांतिपूर्ण दिमाग बनाए रखने की जरूरत थी, जो उन सभी दुष्ट कुत्तों के साथ असंभव था जो उनका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे जिदर विभाग ने पुरुषों को प्रवेश करने से रोकना शुरू कर दिया, विशेष रूप से उन गंदी नजर वाले पुरुष गुंडों को, और बिना किसी दया के सीधे उन्हें बाहर निकाल दिया। लिन मिंग ने जिदर डिपार्टमेंट लेक्चर हॉल में प्रवेश किया, लेकिन व्याख्यान का समय अभी शुरू नहीं हुआ था, और कई महिला छात्र चुपचाप अंदर थीं, एक दूसरे के साथ बातचीत और कौशल का आदान प्रदान कर रही थीं। बीच में एक लड़की नई धुन बजा रही थी। यह एक तेज और ताज़ा धुन थी जो सुरों के प्रवाहित होते ही लालित्य से भर गई थी। यह एक आकर्षक धुन थी जो हर किसी के दिमाग में घूमती रहती थी। लिन मिंग देखने के लिए उसके पास आए। जिदर पर लगी डोरी स्काई वम सिल्क की नहीं थी, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। आखिरकार स्काई वम सिल्क एक महंगी और दुर्लभ वस्तु थी। तार भी विशेष रूप से भयंकर और दृढ़ थे, जिसकी खेती बहुत कम थी। वह स्काई वम सिल्क पर खेलने की कोशिश में आसानी से घायल हो सकता था। जित विभाग के युवा और नाजुक फूलों के पास ऐसे शक्तिशाली तारों का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं होगा। जो लड़की सितार बजा रही थी, वह अपनी कला के प्रति इतनी समर्पित थी कि लिन मिंग पर उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन जो 2 अन्य महिला छात्राएं सुन रही थीं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक पुरुष की उपस्थिति को नोटिस किया। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली और नाक भान सिकोड़ ली, लेकिन बोले नहीं। हर दूसरे समय में हमेशा बुरे इरादों वाले कुछ लोग मक्खियों की तरह मंडराते रहेंगे।
वे अपनी बारी का इंतजार करते थे और कुछ उत्साही होने का नाटक करते हुए केवल महिला छात्रों की छाती को देखने के लिए करीब आते थे। इस प्रकार के पुरुषों से छात्राओं को घोर घृणा महसूस होती थी। जिथेर के दाव का अध्ययन करने वाली महिला छात्र पतली त्वचा वाली थीं और किसी गंदे जानवर के खिलाफ बहस करने में अपना चेहरा खोना नहीं चाहती थी कि क्या उनका सामान चुराया गया था। इसलिए कई यौन विक्षिप्त लोग तीव्र होंगे और यहां तक कि शायद पुलिस को भी इसका सामना करना पड़ेगा। उनके हाथ या पैर। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि बड़ी वरिष्ठ बहन के मार्गदर्शन में बहनों के एक समूह ने एकजुट होकर सभी विकृत लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया। फिर भी अभी भी वे नितांत बेशर्म और मोटी चमड़ी वाले दुष्ट और दुष्ट लोग थे, जो बाहर निकाले जाने के बाद भी यह बहाना लेकर रेंगते हुए वापस आ जाते थे कि वे दाव ऑफ द जीथर के सच्चे छात्र थे और वे इसका अध्ययन करना चाहते थे। अन्य महिला छात्रों के साथ मिलकर दाव ऑफ द जीथर, और उन्होंने निश्चित रूप से किसी भी गंदे विचार का मनोरंजन नहीं किया। लेकिन वे निस्संदेह बेशर्म छात्र थे जो केवल भ्रष्टता के दाव के स्वामी थे। इस वजह से बड़ी वरिष्ठ बहन भी उतनी ही निर्दयी हो गई और दूसरे दिन उसने प्रवेश द्वार के ऊपर एक मोटा चिन्ह लगा दिया जिस पर लिखा था, आदमी और कुत्ते प्रवेश न करें। मामला लगातार गंभीर होता गया और अंततः विभाग के उच्च स्तरीय सदस्यों के हस्तक्षेप के माध्यम से इसका समाधान निकाला गया। इसलिए जिदर डिपार्टमेंट लेक्चर हॉल में पुरुषों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अपवाद ये था कि आने वाले पुरुष छात्र अभी भी प्रवेश कर सकते थे, लेकिन पूर्ण शर्त के तहत कि उनकी उपस्थिति जिदर विभाग की महिला छात्रों द्वारा निर्धारित की गई थी। जिन भी पुरुषों में भद्दे बुरे इरादों का संकेत था, उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया गया और उनके सभी विशेषाधिकार हमेशा के लिए रद्द कर दिए गए। इस प्रकार समय के साथ अब जिदर डिपार्टमेंट लेक्चर हॉल में पुरुषों की परछाइयां भी नहीं दिखती। लिन मिंग को स्वाभाविक रूप से जीथ विभाग के घिनौने इतिहास और हर जगह सभी विकृत लोगों के साथ उसके युद्ध के बारे में नहीं पता था। उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा और उसे एक भी ऐसा उपकरण नहीं मिला जिसमें स्काई वम सिल्क का उपयोग किया गया हो, और इसलिए वह हॉल के एक तरफ किताबों के संग्रह की ओर टहलने लगा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो वह जो देख रहा था उससे संबंधित था। के लिए जैसे ही वह चला गया, कई छात्रों ने खेलना समाप्त कर दिया और उन्होंने दूर लिन मिंग को देखा जो किताबों की अलमारियों के पास खड़ा था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी ऐसा नहीं लगता कि वह इधर उधर पढ़ता है। मम्मा, मुझे लगता है कि कुछ देर पहले मैंने उस छोटे से कातर आंखों वाले बदमाश को जियोसियान का हाथ देखते हुए देखा था। आश्चर्य की बात है कि वह उतना बूढ़ा नहीं लगता। वह लगभग 15-16 साल का लग रहा है। हम्फ, ये हमारा घरेलू क्षेत्र है। 16 वर्ष के पुरुष का विवाह पहले से ही होना चाहिए। मेरी उम्र में कोई पहले से ही मां बन सकता है। बात करने वाली लड़की महज 17 साल की हल्की फुल्की लड़की थी। स्काई फॉर्चून सिटी में 18 साल के युवाओं की आमतौर पर तब तक शादी हो चुकी होगी। अधिक ग्रामीण इलाकों में वे 1 या 2 साल पहले भी शादी कर लेते थे, इसलिए 16 साल का शादीशुदा आदमी बहुत दुर्लभ नहीं था। जो भी हो, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। बड़ी वरिष्ठ बहन जल्द ही व्याख्यान में आएंगी। अगर इस आदमी के मन में कोई गंदे विचार होंगे तो वह तुरंत उसे जाने के लिए कहेगी। लिन मिंग ने इन युवा लड़कियों की चर्चा नहीं सुनी थी, अन्यथा वह अवाक रह जाता। उसने वास्तव में जियोसियान के हाथ को देखा, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह तारों की सामग्री का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह स्काई वम सिल्क के बारे में जानकारी ढूंढता रहा। सौभाग्य से जिदर डिपार्टमेंट लेक्चर हॉल बहुत बड़ा था और यहां तक कि इसके एक तरफ पुस्तकों के संग्रह के लिए एक अच्छा क्षेत्र अलग रखा गया था, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के संगीत ज्ञान और इतिहास थे। निःसंदेह लिन मिंग को संगीत में जरा भी रुचि नहीं थी। वह खोजता खोजता रहा और अंततः उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये स्काई जिदर लिस्ट नाम का एक मैनुअल था।
स्काई जिदर लिस्ट सभी प्रकार के प्राचीन उपकरणों पर एक विश्वकोश था, जिसमें उत्पत्ति, उपयोगकर्ता, निर्माता, सामग्री और अन्य रहस्यमय ज्ञान शामिल थे, जिनमें से सभी का सूक्ष्म विवरण में वर्णन किया गया था। बेशक इन दुर्लभ सामग्रियों में स्काई वमसिल्क भी शामिल था। लिन मिंग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे और उन्होंने जोश के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। स्काई जिदर लिस्ट ने स्काई वक सिल्क के गुणों और संग्रहण विधियों का परिचय दिया। अब तक की एकमात्र गलती यह थी कि स्काई वम सिल्क की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन लिन मिंग मोटे तौर पर यह निर्धारित करने में सक्षम थे कि यह स्काई वम सिल्क था जिसे वह ढूंढ रहे थे। लिन मिंग बस मासूमियत और ईमानदारी से पढ़ रही थी और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि लेक्चर हॉल में महिला छात्रों की संख्या बढ़ने लगी थी। दूसरी ओर, उन्होंने उसे अकेले ही कोने में देख लिया। स्वर्गीय सुंदरियों के इस समूह में गंदे कपड़ों में एक अकेले आदमी की उपस्थिति वास्तव में दिन के समान थी। सौभाग्य से लिन मिंग ने इधर उधर नहीं देखा, क्योंकि उसके दिल का सारा ध्यान किताब पर केंद्रित था। हालांकि छात्राओं ने सोचा कि यह नकली हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था जिसका उपयोग वे उसे बाहर निकालने के लिए कर सकें। मूल रूप से व्याख्यान सुचारू रूप से आगे बढ़ता, लेकिन जिदर विभाग की प्रसिद्ध बुजुर्ग वरिष्ठ बहन मौजूद थीं, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के खिलाफ भारी पूर्वाग्रह बनाए रखा। कुलीन युवा मास्टरों के सामाजिक दायरे में वरिष्ठ बड़ी बहन का नाम वज्र की तरह था, जो उनके कानों में गूंजता था और उनके दिलों को गुस्से से गर्म कर देता था। वह चिन्ह जिस पर कोई आदमी या कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा लिखा था, उन सभी का अपमान था और उन्हें ऐसी सराहनीय वस्तुओं वाली महिलाओं के साथ इतने सारे मौके खोने का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने उसे जीवन भर कुंवारी बनकर रहने का श्राप दे दिया। वास्तव में बड़ी वरिष्ठ बहन सुंदरियों के बीच एक सुंदरी थी। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और उसका चेहरा बेदाग अंडाकार था। कद रॉयल्टी जैसा था। लंबी और पतली जांघें और पैर आसमान तक चढ़े हुए थे। यह अफसोस की बात थी कि बड़ी वरिष्ठ बहन ने कभी भी पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और जल्दी ही गुस्से में आ जाती थी। कोई भी पुरुष जो उसकी राजसी सुंदरता को देखने की हिम्मत करता, उसे उनके दोनों पैरों के बीच एक तेज और निर्णायक किक मारी जाती। बड़ी वरिष्ठ बहन के आने के बाद उसने तुरंत लिन मिंग की खोज की। उसकी विलो भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और वह नीचे लेट गई और उसके सामने आ गई। उसने उसकी मेज पर 3 बार अपनी उंगलियां फिराईं और उससे पूछा, तुम अंदर कैसे आए?